अगला लेक्चर शुरू करते हैं भाई हम लोग। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ज़रूरी बातें और जो पेट्रोलियम चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है बेटा। पहला पॉइंट ये है पेट्रोलियम गैस बिकम लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। ठीक है, इसको एलपीजी जो हम लोग बोलते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला पॉइंट, पेट्रोलियम गैस बिकम लिक्विफाइड। बिकम मतलब वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। क्या बोलते हैं आप उसको? आप बोलते हैं उसको एलपीजी। जो एलपीजी हमारे घरों में आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो क्या होती है, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या होती है बेटा, वो लिक्विड बन जाती है। क्या होती है वो? लिक्विड बन जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है जी, ओके। जो मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी का, जो एलपीजी का मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जिससे वो बनी है, तो एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी है एलपीजी? मेनली ज़्यादातर चीज़ क्या होती है एलपीजी के अंदर बेटा? वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन नाम की गैस होती है, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ये होता है ब्यूटेन, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो एलपीजी है इसके अंदर कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं होती है, ठीक है। एलपीजी इज ऑर्डरलेस, एलपीजी एक ऑर्डरलेस, लेकिन हमको तो अपने घर के सिलेंडर में से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो वो क्यों आती है? देखिए, उसके अंदर हम लोग केमिकल डालते हैं, उसका नाम होता है इथाइल मरकेप्टेन। क्या नाम होता है उसका? इथाइल मरकेप्टेन। ये हम लोग उसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर वो सड़े हुए अंडे की सी बदबू आती है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर मैं लिख देता हूँ आगे, एलपीजी सिलेंडर के अंदर हम लोग ये चीज़ डालते हैं, इथाइल मरकेप्टेन, ठीक है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि लीकेज के लिए जो है कौन जिम्मेदार है, जिससे पता चल जाए इथाइल मरकेप्टेन जिम्मेदार है, ठीक है, ओके। एलपीजी जो है वो आसानी से जल जाती है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा हीट देती है, ये स्मोक नहीं देती है, और इसके बाद जलने के बाद कोई बचती नहीं है, जैसे लकड़ी के जलने का राख बच जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ में इसकी यहाँ पर लिख रहा हूँ, एलपीजी बर्न इजीली, एलपीजी बर्न इजीली, हाई calorific value, produce a lot of heat, ठीक है। और ये स्मोक नहीं बनाती है, स्मोकलेस होती है, ये स्मोकलेस, ठीक है। इसकी जो फ्लेम होगी बेटा, उसके अंदर से धुआं नहीं निकलेगा, ब्लू फ्लेम होती है इसकी, और इसके पीछे कुछ बचता भी नहीं है। डू नॉट लीव सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। एलपीजी हमारा हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, दैट इज़ नेचुरल गैस। अगली हेडिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज़ नेचुरल गैस, ओके। पहली बात जो नेचुरल गैस की है बेटा, वो याद रखिएगा। देखिए, मैंने बताया था कि एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, उसके अंदर मेनली वो ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट्स ऑफ मीथेन। कितना परसेंट? लगभग 95% मीथेन होता है। किसके अंदर भैया? नेचुरल गैस के अंदर। एंड थोड़ा सा इथेन भी होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ इथेन, और थोड़ा सा प्रोपेन भी, और थोड़ा सा
प्रोपेन। तो क्या क्या हो गया इसके अंदर, सबसे ज़्यादा मीथेन जो कि 95% है, थोड़ा सा ईथेन और थोड़ा सा प्रोपेन हो गया इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि नेचुरल गैस कैसे बना था और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। देखिए भाई, हमको पता है कि कोल कैसे बना था, बहुत बड़े बड़े लैंड प्लांट्स थे जो डिकम्पोज हुए थे। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो बनता है बेटा, फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, ये भी अंडर द अर्थ ही बना है, अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय द decomposition of vegetable matter। जो वेजिटेबल मैटर था, जो ग्रीनरी थी, उसका डिकम्पोजिशन हुआ ज़मीन के नीचे, तब जाके आपका नेचुरल गैस बना। ठीक है, तो नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं, यस और नो? इट इज़ ऑल्सो fossil fuel, it is also fossil fuel। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के अंदर नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन इंडिया के अंदर, इन इंडिया कहाँ कहाँ मिलेगा भैया? ये मिलेगा आपको त्रिपुरा में, त्रिपुरा एक जगह है। राजस्थान में आपको ये मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा ये, महाराष्ट्र, और कहाँ मिलेगा ये? कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, कृष्णा एंड गोदावरी, D4 डेल्टा, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। ठीक है जी। ओके, पेज पे लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता चलिए इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए, जिस तरह से हम LPG को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह रहे थे, LPG को जब हम प्रेशर लगा के उसको दबा रहे थे, इसी तरह से अगर हम बात करें नेचुरल गैस कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो क्या था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब उस पर प्रेशर लगाया, वो भी कंप्रेस हुआ, लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो था LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोनों फ्यूल्स क्लीन है, दोनों फ्यूल्स क्लीन है, बहुत साफ़ हैं, बहुत सुथरे हैं, बहुत साफ़ हैं, कोई भी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता ज़्यादा। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा क्लीनर कौन है? इन दोनों में से अच्छा कौन है? तो याद रखिएगा ये बात कि CNG इज़ क्लीनर देन LPG। CNG इज़ क्लीनर देन LPG। CNG जो है वो LPG से ज़्यादा साफ़ फ्यूल है। ठीक है जी। ओके, अब सुनिए आगे। CNG का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? भाई, CNG का बहुत ही ज़्यादा जगह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो हम CNG का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक यूज़ होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, और एक याद रखने वाली बात जो है, थर्मल पावर स्टेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इसकी क्या होती है? बिजली बनती है। एंड हम लोग व्हीकल्स के लिए भी एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि कार हो गई, बसेस हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर भी CNG का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ओके, अगली बात सुनिए इसके बारे में। नेचुरल गैस जो है बेटा, नेचुरल गैस जो है, इसका इस्तेमाल जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर भी करवाती है। मैन्युफैक्चर
फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, देखिए जो CNG है उसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, उसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है उसका फर्टिलाइज़र बनता है। याद रहेगी आपको ये बात। तो अगर कोई पूछे कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आप याद रखिएगा, आप बोलेंगे नेचुरल गैस, नेचुरल G4 गैस। यहाँ लिख देता हूँ पूरा गैस, ठीक है जी, याद रहेगी आपको बात। ओके, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था फाइबर टू फैब्रिक वाला, जिसमें कपड़ा बनता है, सिंथेटिक क्लोथ्स और मैन मेड क्लोथ्स और नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा रहा था, वहाँ एक वर्ड आया था पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड भी है नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस जो है पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है। तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल गैस is starting material for manufacture of petrochemicals, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, नेचुरल गैस है, ठीक है। अब आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स एक्चुअली में है क्या। तो अगली हेडिंग होगी हमारी पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स हमारी अगली हेडिंग है, ठीक है जी, ओके। अब सुनिए पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको अपने मोटे मोटे तौर पर बता दूं। देखिए पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल्स हैं। जो पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से केमिकल्स हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो यही लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केमिकल्स obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल सुनिएगा ज़रा। एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, किस किस को आप पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हैं। देखिए भाई पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो कहाँ से मिल रहे थे आपको, पेट्रोलियम से मिल रहे थे और नेचुरल गैस से मिल रहे थे। नेचुरल गैस से आपको हाइड्रोजन भी मिलता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन भी एक पेट्रोकेमिकल है। हाइड्रोजन, विनाइल क्लोराइड ये भी एक केमिकल होता है, ये भी क्या है, पेट्रोकेमिकल, विनाइल क्लोराइड। इसके अलावा टॉलिन, बेंजीन, इथाइलिन, एसिटिक एसिड, अलग अलग तरीके भी हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से भी ये सारे के सारे केमिकल्स बनते हैं, और ये सारे के सारे केमिकल्स दूसरी चीज़ों से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये सारे के सारे केमिकल्स बेटा पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो आपको पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है जी, ओके। अब पढ़ेंगे कि जितने भी केमिकल्स हमने ये निकाले हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं, जो कि हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, इनके क्या इस्तेमाल हैं, इनसे क्या बनता है, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल से बनता क्या है वो हम पढ़ेंगे अगले पेज पे, ठीक है जी, ओके। तो देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल से क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा
petrochemicals are used to manufacture सबसे पहली बात डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का साबुन होता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट। सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं इससे, पेट्रोकेमिकल्स, ये तो आपको पता ही है, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक्स, इसके अलावा सिंथेटिक रबर इससे मिलेगी। इसके अलावा दवाइयाँ, ड्रग्स, कलर्स, डाइज, परफ्यूम्स बनते हैं इसके, परफ्यूम्स। फर्टिलाइज़र्स को आप कैसे बोल सकते हैं? फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा पेट्रोकेमिकल से बनती हैं। ठीक है जी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पेट्रोकेमिकल से थोड़ा सा हटके जो कि चैप्टर के बारे में है, वो क्या है देखिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, कोल, पेट्रोलियम है, या हम बात करें नेचुरल गैस की, ये सारी की सारी क्या है बेटा? ये सारी की सारी हैं आर लिमिटेड, एग्जॉस्टेबल, ख़त्म होने वाली। ये सारी की सारी क्या हैं? ये लिमिटेड है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स causes air pollution, और एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा भैया? साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, यस और नो? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। अब ये है कि कितना फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास है जो बचा हुआ है, मतलब जो रिजर्व है, रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या कोल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर मान लीजिए तो 100 साल का हमारे पास बचा हुआ है, 100 ईयर्स का हमारे पास ये है, 100 साल तक का हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है जी। और ज़रूरी बात क्या है भाई? ख़त्म होने वाला है, हाँ, क्योंकि हम इसे बना नहीं सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे बनता है, आपको पता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, बोल सकते हैं, हाँ, तो बोल सकते हैं भाई, तो लिख भी सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, लैब, यस और नो? ओके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है बेटा, वो है PCRA। क्या है? PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है जी, ओके। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ उसकी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये बड़ा कैपिटल R कर लीजिएगा इसको, एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने लोगों को एडवाइस किया है, 2-3 एडवाइसेस हैं इनकी, ठीक है। क्या एडवाइस किया है इन्होंने ये बताया है कि आप पेट्रोल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने लोगों को एडवाइस किया है कि वो अपना पेट्रोल सेव करें, ठीक है। एडवाइस
people to save पेट्रोल। ठीक है भाई, जैसे सिग्नल पे अगर आप हैं तो इंजन बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी मत चलाइए, अगर आप बहुत तेज़ कार चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से फ्यूल खर्च होगा। ठीक है, इसके अलावा कार को मेंटेन रखिए, जो भी आप व्हीकल चलाते हैं। टायर के अंदर प्रेशर जो है प्रॉपर रखिए, उससे भी क्या होता है, इंजन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। ओके जी, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के हम बिल्कुल एंड में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसी लेक्चर में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग अगले पेज पे। तो ये सारी बातें तो हो गई एनर्जी की। अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करेंगे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के अलावा हमारे पास और क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, तो पहली बात करें बेटा अगर, तो हमारे पास है सोलर एनर्जी। हाँ या ना? सोलर एनर्जी, हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो दैट इज़ सोलर एनर्जी। उसके अलावा विंड एनर्जी है हमारे पास, हवा से भी हम बिजली बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, विंड एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओशियनिक एनर्जी हमारे पास, जैसे टाइडल एनर्जी है हमारे पास, ये एक ओशियन की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लहर आई और उससे जो है टरबाइन घूमी उसके पानी से, फिर वापस लहर चली गई, फिर टरबाइन घूमी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ठीक है। और इसके अलावा ओशियन वेव एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी, ये भी इसी तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और होती है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी। कुछ और ओशियन थर्मल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी भाप को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, टरबाइन घुमाने के लिए, और वगैरह वगैरह, और अलग अलग तरह की एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनके अलावा मैं अगर बात करूँ शुगर केन की, शुगर केन, ठीक है, तो शुगर केन का आपने जो है वो जूस निकाल लिया। ठीक है, और उस जूस को आपने कर लिया फर्मेंटेशन प्रोसेस किया उसके साथ। तो शुगर जूस जब फर्मेंटेड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो शराब बन जाएगा, अल्कोहल। या सुनो, ठीक है। अच्छा, अब वो कैसी शराब बन जाएगा? भाई शराब, हर कोई भी शराब हो वो जल सकती है। ठीक है, शराब को आप जो है वो जल सकते हैं, और जब आप किसी को जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। मतलब आप उससे क्या कर सकते हैं? आप उससे पावर जनरेट कर सकते हैं। आप उससे पावर जनरेट कर सकते हैं जब आप अल्कोहल को क्या करेंगे? बर्न करेंगे, जब आप उसको बर्न करेंगे। ठीक है, अब जो शुगर केन का बाकी का जो हिस्सा बच गया, आपने इसे जूस तो निकाल लिया, लेकिन जो रफेज उसका बच जाएगा उसका क्या बोलेंगे? देखिए भाई, जो इसका पल्प होता है ना, पल्प, जिसको हम बोलते हैं बैगस या बैगेसे, उसको भी आप जला सकते हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? उसको भी आप बर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको बर्न करेंगे तो उससे आप पानी को बॉईल कर सकते हैं, और उससे क्या बनेगा? स्टीम। और स्टीम क्या करेगी? स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाएगी, ड्राइव टरबाइन। ठीक है, और जब टरबाइन को घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है वो किससे कनेक्टेड होगी? वो होगी जनरेटर से कनेक्टेड। और जब वो जनरेटर से कनेक्टेड होगी बेटा, तो क्या बनाएगी? वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है बेटा, वो है अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अमॉर्फस एक केमिस्ट्री का टर्म में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में नहीं होता, एक ऐसा सॉलिड जिसका क्रिस्टल नहीं बन सकता। ठीक है तो डालता हूँ मैं हेडिंग अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी,
तो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन जो है बेटा वो 6 तरह के होते हैं। पहला है आपका वुड चारकोल, वुड चारकोल। दूसरा है आपका एनिमल चारकोल, दूसरा है आपका एनिमल चारकोल। तीसरा है आपका शुगर चारकोल, तीसरा है आपका शुगर चारकोल। चौथा है आपका लैम्प ब्लैक, क्या, लैम्प ब्लैक, लैम्प के ऊपर जो काला काला जम जाता है वो लैम्प ब्लैक। पांचवा है आपका कोक, और छठा है आपका गैस कार्बन या कार्बन गैस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं बेटा। ये सारे के सारे आपके फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैं। कौन से फॉर्म्स? अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैं ये आपके, यस और नो। तो ये बात इतनी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए और पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी। ओके भाई, ठीक है, बाय।